वेलकम टू एग्रीकोर्स। आज हम बात करेंगे महकमा ज़राअत फैसलाबाद के फ़ाइबर क्रॉप्स सेक्शन के बारे में। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ाइबर क्रॉप्स यानी कि रेशादार फसलें काश्त की जाती हैं, जैसा कि पटसन, कपास, सीसल और भांग वगैरह। इन फ़ाइबर क्रॉप्स के बारे में बुनियादी मालूमात हम जानेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर नईम साहिब से। तो आइए चलते हैं उनकी जानिब। ये हमारा फाइबर क्रॉस सेक्शन है। सारे फाइबर हैं, जैसे सिंबल है, ये भी सीड फाइबर है। अक है, ये भी, इसमें भी सीड फाइबर है। लेकिन जो लीफ फाइबर है ना, लीफ फाइबर में हमारे पास सिर्फ एक ही है, फीसल के पत्तों से फाइबर निकलता है। जो हमारी बास्ट फाइबर है उसमें हमारे जूट है, कनाफ है, सन हेम्प है, ये मेजर हम 3 पर काम कर रहे हैं। और भी हैं, रिमी वगैरह भी हैं, और भी क्रॉप हैं, लेकिन हम 3 पर काम कर रहे हैं इधर। ये जूट पर, सन हेम्प पर और हेम्प पर, कनाफ में भी होता है। ये जो इसके फाइबर हासिल करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक को इसको रेटिंग करते हैं पानी में, ड्यू रेटिंग होती है, उसके बाद वाटर रेटिंग होती है। इससे क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, फाइबर बच जाता है। दूसरा तरीका है इसका डीकार्टिकेट, वो हमारे पास मशीन भी है। हम उसमें पत्ता डालते हैं, वो फाइबर एक तरफ कर देती है और क्लोरोफिल को एक तरफ कर देती है, और जो फाइबर होता है उसको वॉश करके जो हम इस्तेमाल। आइए काश्तकार भाइयों, अब देखते हैं कि माहिरीन की राय के मुताबिक फाइबर क्रॉप्स में कॉटन के बाद सीसल का क्या किरदार है, इसे आप कैसे काश्त कर सकते हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले गलतफहमी थोड़ी सी दूर कर दें कि हम जो घरों में आप पौधे जो लगाते हैं खूबसूरती के लिए इस तरह के, उनमें यूका है, सेंचुरी प्लांट है और कमल कैक्टस है, तो याद रखें ये वो पौधा नहीं है, ये सीसल है। ये उनसे अलग है। सीसल की जो है वो 200 से ज़्यादा अक़साम हैं। सीसल को 13वीं सदी में मेक्सिको के एज़टेक्स लोग जो थे वो इस्तेमाल करते रहे और 1930 में पहली दफ़ा इसे ब्राज़ील में कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 1948 में फ़ाइबर को पहली दफ़ा एक्सपोर्ट किया गया। सीसल का जो नाम है ये मेक्सिको में मौजूद एक बंदरगाह के नाम के ऊपर रखा गया था। सीसल की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ख़राब ज़मीन में नशोनुमा पा सकता है, यानी जिस ज़मीन में पानी की कमी है या खुश्क साली है तो इसमें ये भरपूर नशोनुमा पाता है। इसे किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इस पर कीड़े मकोड़े हमला करते हैं और ना ही इसे जानवर खाते हैं। सीसल के पौधों में सिर्फ़ एक ही तना होता है जिसके इर्द गिर्द पत्ते निकलते हैं और इसके पौधा जो तकरीबन है वो 1.5 से 2 मीटर ऊंचा होता है। इसके पत्ते सख्त घने तलवार की तरह और गहरे सब्ज़ रंग के होते हैं। सीसल के पौधे के ऊपर जो पत्ता होता है उसका आमतौर पर जो साइज़ है वो तकरीबन 1.5 मीटर तक होता है और ये पौधा जो है ये इसके जो पत्ते हैं आप पहले 2 साल में पहली दफ़ा काट सकते हैं और फिर हर 6 माह बाद इसकी कटाई कर सकते हैं। एक पौधा जो है वो तकरीबन एक अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से 250 तक पत्ते मुहैया करता है, जिनसे आप जो है फ़ाइबर हासिल कर सकते हैं, यानी धागा हासिल कर सकते हैं। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा इसे काश्त किया जाता है, उसके बाद चाइना है, तंजानिया है, केनिया है और मैक्सिको वगैरह इसमें शामिल हैं और इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। यानी एगोई नस्ल के इस पौधे का जो फ़ाइबर है उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। इसके फ़ाइबर से जो है वह आप कागज़, रस्से, कपड़ा, तामीराती सामान और कालीन, डार्ट बोर्ड्स और उसके अलावा टिश्यू पेपर और करंसी नोटों में भी ये इस्तेमाल होता है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा जहाज़ों को लंगरदाज करने वाले रस्से बनाए जाते हैं इससे। सीसल के एक पत्ते में से आमतौर पर जो है वो 1000 के करीब जो है फ़ाइबर निकल आते हैं, यानी 1000 के करीब जो धागे होते हैं वो निकल आते हैं, जिस तरह से धागा निकाल सकते हैं। धागा निकालने के बाद जो इसके बाकी मादे हैं वो जो बाकियात बच जाती हैं उसके साथ आप खाद तैयार कर सकते हैं, जानवरों की खुराक तैयार कर सकते हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त पौधा है और इसके ज़रिए से आप ज़मीनी कटाव को भी कम कर सकते हैं। आइए अब सीसल की काश्त के मुतल्लिक़ देखते हैं कि इसको हमने काश्त कैसे करना है और इसका बीज जो है वो कहाँ से आपने हासिल करना है। आमतौर पर इसके पत्ते जो हैं वो 2 से 3 साल बाद इसकी काश्त के आप काट सकते हैं और फिर आप इसका फ़ाइबर हासिल कर सकते हैं। फिर हर 6 से 12 माह के मौक़ों पर आप इसे काटते जाएँ और इसके फ़ाइबर बनाते जाएँ।
ایک جو پودا ہے وہ عام طور پر اپنی پوری زندگی میں 200 سے 250 جو ہیں وہ پتے دے سکتا ہے فائبر کے لیے۔ سیسل کے پودوں میں ایک تنا ہوتا ہے جس کے ارد گرد ہی سب پتے نکلتے ہیں، تو 14 سے 15 سال بعد جو ہے یہ تنے کے اوپر جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اوپر یہ سکرز یعنی اس کے بچے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ اب انہی بچوں کو ہم آگے استعمال کر کے اس کی نرسری لگاتے ہیں، اور نرسری لگانے کے بعد اسے کھیتوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ایک پودا جو ہے وہ اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی یہ سکر نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک پودے کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ بچے یا سکر جو ہے وہ نکل آتے ہیں، اور آگے یہ نرسری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نرسری جو ہے وہ عام طور پر فروری اور مارچ کے مہینے میں لگائی جاتی ہے۔ نرسری لگانے کے جو 1 سال بعد آپ پودوں کو کھیت میں منتقل کرتے ہیں، اور سیسل کے جو نرسری کے پودے ہیں وہ اس کے لگانے کے 1 سال بعد جو ہے وہ آپ اس کو مونسون کے دنوں میں جو ہے آپ نے اسے کھیت میں منتقل کرنا ہے، اور کھیت میں جو پودوں اور قطاروں کی جو آپس میں فاصلہ ہے وہ 1 سے 2 میٹر ہونا چاہیے۔ اس کے جو بچے ہیں آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں، 20 سے 25 روپے کا جو اس کا بچہ آپ کو مل سکتا ہے، اور 1 ایکڑ میں تقریباً آپ کا جو خرچہ ہے وہ 20 سے 30 ہزار کے تقریباً قریب آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے اسے نہ تو کسی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ زیادہ اسے کوئی بیماری اس پر اثر کرتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے پنیری لگائی جاتی ہے، اس کے بعد 1 سال کے بعد اسے وہاں پر منتقل کرتے ہیں۔ کاشتکار بھائیو، آپ معمولی اخراجات کے ساتھ اس کی کاشت مکمل کر کے اور اگلے 15 سال تک لاکھوں روپیہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ریشہ ہے اس کی جو مارکیٹ میں ویلیو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کا جو دھاگا ہے وہ تقریباً 1 کلو 600 سے 1000 روپے کا سیل ہوتا ہے۔ اس کے پتوں سے فائبر یعنی دھاگا جو ہے وہ حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے پانی میں ڈال کے پتوں کو اچھی طرح سے گلائیں، اسے ریٹنگ کہتے ہیں، اور ایک طریقہ کار جو ہے مشین کے ساتھ ہے، اسے ڈیکارٹیکیٹنگ کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے آپ کو ڈیکارٹیکیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے، مشین کے ذریعے سے دھاگا نکال کر آپ کو دکھائیں گے۔ تو کاشتکار بھائیو، آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زمین کے کچھ حصے میں اسے ضرور کاشت کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔